चलो गाइस, तो हम चालू करते हैं इस पार्ट 2 वीडियो को। ठीक है, ये अपना थर्ड चैप्टर है, मुगल एम्परर का जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डाल दिया हुआ है। तो अभी तक आपने नहीं देखा हुआ है तो फटाफट ऊपर से लिंक को विजिट कर लीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक प्रोवाइड किया है गाइस, तो फटाफट आप जाके वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, हम इस पार्ट 1 वीडियो, क्योंकि पार्ट 1 देखोगे ना इस मुगल एम्परर चैप्टर का, अगर पार्ट 1 आप देख के आओगे यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। और पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था, बाबर के बारे में देखा था, हुमायूं के बारे में डीप में पढ़ा था, शेरशाह सूरी ने क्या क्या किया था, अकबर ने, तो ये इन सब बंदे के बारे में। ठीक है, बहु सजसा, जो कि यहाँ पे देखो सिंपल से याद इसको कैसे करना है, बहु सजसा है ना। तो ये बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाह, ये सब के बारे में हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो फटाफट आप देख लीजिए और फिर इसके बाद इस वीडियो को आप देखिए तो और भी मजा आएगा। और गाइज कई लोग है ना, कई लोग के दिमाग में ये डाउट होता है ना, यहाँ पे मुझसे कई लोग ने पूछा कि क्या सर ये हमारे टेक्स्ट बुक से आप बना रहे हो कि ये और कहीं से और है। देखो जीएसईबी का क्लास 7 का एक नया टेक्स्ट बुक आया हुआ है, और बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि क्या ये जीएसईबी के न्यू टेक्स्ट बुक से है या फिर ओल्ड। तो गाइस बहुत सिंपल सी बात है कि मैं जो भी बना रहा हूँ ना वो आपके जीएसईबी से न्यू टेक्स्ट बुक से है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया और आप खुद भी देख सकते हो, जो फर्स्ट चैप्टर मैंने बनाया था राजपूत एज, वो टेक्स्ट बुक का ही है। तो ये सब चीजें जो हम यहाँ पे बना रहे हैं वो आपके जीएसईबी का जो न्यू टेक्स्ट बुक आया है क्लास 7 के लिए, उसमें से ही सब कुछ है। ठीक है, तो बिंदास फ्री होकर इसे आराम से पढ़िए। ठीक है, चलो आइए तो चालू करते हैं इस पार्ट 2 को हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में हम देखेंगे। और वीर दुर्गादास राठौड़ का जैसे कि आप यहाँ पे पिक देख ही सकते हो, ये कितने अच्छे बंदे हैं। ठीक है, तो यही है वीर दुर्गादास राठौड़, इनके बारे में पढ़ते हैं। दुर्गादास राठौड़ वॉज द सन ऑफ कौन है, अस्करन राठौड़। ठीक है, तो ये जो दुर्गादास राठौड़ हैं, यहाँ पे जो वीर दुर्गादास राठौड़ हैं वो किसके सन थे, किसके पुत्र थे, तो अस्करन राठौड़ के पुत्र थे। अब अस्करन राठौड़ कौन है, ये जसवंत सिंह के मिनिस्टर है, जसवंत सिंह के है ना मंत्री। और जसवंत सिंह कौन है, मेवाड़ के रूलर। ठीक है, मरवाड़ के रूलर हैं। कौन है, मरवाड़ के जो रूलर है जसवंत सिंह, उनका मंत्री है अस्करन राठौड़। और अस्करन राठौड़ के बेटे कौन है, दुर्गादास राठौड़। ठीक है, वीर दुर्गादास राठौड़, बहुत ही आसान है। ही इज कंपेयर टू राणा प्रताप, है ना, वो राणा प्रताप से कंपेयर की जाती है। ठीक है, ये राणा प्रताप कौन है, ये जो यहाँ पे मेवाड़ के राजा है। ठीक है, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा है, जिनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे आगे। तो ये वीर दुर्गादास, लोग ऐसे बोलते हैं ना, वीर दुर्गादास राठौड़ जो है ना ये राणा प्रताप के जैसे ही हैं, और ये बड़ी है ना बड़ी एटीट्यूड वाले थे। औरंगजेब ने इनको बोला कि ठीक है, मतलब औरंगजेब जो थे, ठीक है, इनके औरंगजेब के ऊपर इनको कंट्रोल दी गई और इन्होंने क्या मना कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ही डिड नॉट एक्सेप्ट द कंट्रोल ऑफ औरंगजेब, है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है कंट्रोल दिया जा रहा था औरंगजेब के ऊपर, तो इन्होंने उसको मना कर दिया। ठीक है, इनके बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि आपको मैंने सिंपली बता दिया। अब ये जो है छत्रपति शिवाजी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि आप खुद भी जानते होंगे छत्रपति शिवाजी बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, जो महाराष्ट्र अपना स्टेट है उसका एस्टेब्लिशमेंट ये छत्रपति शिवाजी ने किया था। आप इसका यहाँ पे पिक देख सकते हो, काफी क्यूट है छत्रपति शिवाजी। ठीक है, मतलब एकदम बियर्ड्स है ना, जो कि आज का ट्रेंड है बियर्ड्स वगैरह। क्या आपको भी बियर्ड्स है, आप मुझे जरूर बताना। बोलोगे सर हम तो 7th क्लास में हैं, हमको कहाँ से बियर्ड्स होगा, है ना, वो तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ गाइस। चलो, तो वीडियो को क्या करना है ना गाइस, एक सिंपल सी बात है, ये जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो थम्स बना रहा हूँ। इतनी अच्छी मेरी हालांकि ड्राइंग नहीं है, पर ये थम्स है, तो वीडियो को फटाफट एक लाइक दे दीजिए। दोस्तों को अपने क्या करना है, फॉरवर्ड करके आगे शेयर कर दीजिए, है ना, फटाफट सबको फैला दीजिए। ठीक है, सबको यहाँ पे मदद कराइए। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी वॉज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। ठीक है, तो ये जो पूरा महाराष्ट्र है, मराठा जो पूरा साम्राज्य है, एम्पायर है, उसके फाउंडर कौन है, छत्रपति शिवाजी हैं। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे मराठी है तो प्लीज हैंड्स अप, है ना, अपनी कम्युनिटी को आप थोड़ा आगे बढ़ाइए, कमेंट सेक्शन में हैंड्स अप करिए कि हम भाई महाराष्ट्र के हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1627 AD इन शिवनेरी महाराष्ट्र। तो ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे, 1627 के अंदर। 1627 मतलब ये कब बॉर्न हुए थे आपको पता है गाइज, यहाँ पे शाहजहां के समय में। ठीक है, 1627 1658, तो ये शाहजहां के समय में बॉर्न हुए थे। ठीक है, छत्रपति शिवाजी, ठीक है, यहाँ पे ही वॉज बॉर्न इन 1627 इन शिवनेरी महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के शिवनेरी डिस्ट्रिक्ट में बॉर्न हुए थे। शिवाजी द सन ऑफ जीजाबाई, है ना, इनके जो मॉम है उनका नाम है जीजाबाई, और जो उनके फादर हैं उनका नाम है शाहजी। ठीक है, तो ये किनके पुत्र थे, जीजाबाई के पुत्र और शाहजी के पुत्र हैं। ठीक है, ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज गुरु, है ना, ये बहुत ही ज्यादा अपने गुरु से बहुत ही ज्यादा, है ना, ये मोटिवेटेड है, बहुत ही ज्यादा उत्साहित है अपने गुरु से। ठीक है, मोटिवेटेड है। तो इनके गुरु का नाम क्या है, गुरु समर्थ रामदास एंड दादाजी कोंडेव। ठीक है, तो ये उनके गुरु का नाम है, ये आपको सिंपली यहाँ पे ध्यान देना है। तो इनके गुरु का नाम आपको मे भी आ सकता है, तो इनके गुरु का नाम क्या है, समर्थ रामदास एंड दादाजी कोंडेव। ठीक है, इनके
मॉम का नाम क्या है जीजाबाई और इनके फादर का नाम क्या है साजी, ठीक है। चलो, ही कॉन्कर्ड मोर देन 40 फोर्ट्स टू एक्सपैंड द ग्रेट मराठा किंगडम फ्रॉम ए स्मॉल स्टेट, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो पहले जो मराठा किंगडम था वो पहले छोटा था, मराठा जो स्टेट है महाराष्ट्र छोटा था, इन्होंने क्या किया 40 फोर्ट्स को जीत लिया, ठीक है, 40 जो यहाँ पे किले हैं उनको जीत के इन्होंने क्या किया, मराठा किंगडम को बहुत ही बड़ा कर दिया, ठीक है। ही फॉट विथ मुगल एम्पायर, ठीक है, ही फॉट विथ मुगल एम्पेन्यू नहीं है, ये एम्पायर है, ठीक है, एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक है। ही फॉट विद द मुगल एम्पायर औरंगजेब एंड आदिल शाह ऑफ बीजापुर सल्तनत फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फाइनली अचीव्ड विक्ट्री, बहुत बढ़िया। इन्होंने क्या किया, मुगल एम्पायर औरंगजेब, जो यहाँ पे औरंगजेब है ना, तो ये मतलब इनका बॉर्न 1627 में, सीधी बात है, तो ये बाबर से थोड़ी ना करेंगे, बाबर के समय पैदा ही नहीं हुए थे तो कहाँ से झगड़ा करेंगे। तो ये 67 में पैदा हुए थे, 1627 में, और बाद में ये औरंगजेब के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, और आदिल शाह ऑफ बीजापुर के जो आदिल शाह थे बंदे, उनके साथ भी लड़ाई हुई, और ये काफी लंबे समय बाद इनको विक्ट्री मिली, विक्ट्री यानी जीत मिल गई, ठीक है। ही वॉज कोरोनेटेड, ठीक है, कोरोनेटेड मतलब इनको राज संस्कार, इनको राजा बनाते हैं ना, जो मुकुट पहनाते हैं, तो इसको कोरोनेटेड, कोरोनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ही वॉज कोरोनेटेड इन 1674, है ना, तो ये 1674 में यानी 55 साल बाद जाके इनको है ना ये मुकुट पहनाई गई, इनको राजपाट संभालने को दे दिया गया, ठीक है, राजगढ़, एंड बिकेम हिंदू एम्परर, है ना, भारत के हिंदू एम्परर बन गए, ठीक है। ही वॉज, ठीक है, यहाँ पे और क्या बोला है, हिज कैबिनेट, जो इनका कैबिनेट था, जो इनका बैठक था, उसको क्या बोला जाता था, आस्था प्रधा मंडल, ठीक है। तो इनका जो बैठक था, इनके साथ साथ में जो और भी लोग उठते बैठते थे, उनको क्या बोला जाता था, आस्था प्रधा मंडल बोला जाता था। करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बढ़ेंगे, हम लोग बात करते हैं राणा संग्राम सिंह। तो गाइज आप यहाँ पे राणा संग्राम सिंह का एक पिक देख सकते हो, काफी जोरदार है ना, काफी अच्छे दिख रहे हैं। तो यही है राणा संग्राम सिंह, उनके बारे में कुछ देख लेते हैं। राणा संग्राम सिंह ऑफ मेवाड़ वॉज अ टेम्पररी रूलर ऑफ बाबर, है ना, तो ये क्या थे, ये बाबर के रूलर थे, है ना, मतलब क्या थे, ये बाबर के समय में रूलर थे, और ये टेम्पररी थे, मतलब कुछ दिन के लिए इन्होंने रूल किया था फिर बंद कर दिया था, ठीक है। तो राणा संग्राम सिंह ऑफ मेवाड़ वॉज अ टेम्पररी रूलर ऑफ बाबर, ही इज ऑल्सो नोन एज राणा संगना। इनका दूसरा नाम क्या है, राणा संगना नाम से भी ये, ओके सॉरी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसको बैक कर लेते हैं। तो ये राणा संगना नाम के से भी जाने जाते थे। तो आपको याद रखना है, ये टेम्पररी एक रूलर थे बाबर के समय में, और ही वाज आल्सो नोन एज अ राणा संगना। ही वॉन मैनी बैटल्स, हाउएवर बाबर डिफीटेड हिम, ठीक है। तो ये कई सारे यहाँ पे बैटल इन्होंने किए थे, पर बाबर ने इनको क्या कर दिया, डिफीट कर दिया, है ना, कई सारे बैटल। ये राणा संगना ने ना भाई, राणा संग्राम सिंह, अरे राणा संग्राम सिंह, ठीक है, ये जो जेठालाल में आए थे, तो राणा संग्राम सिंह ने ना कई सारे बैटल लड़े थे, बट फाइनली बाबर ने इनको हरा दिया था। और ये बाबर के समय में ही ना कुछ थोड़े दिन के लिए रूल भी किया था इन्होंने, बाबर कुछ दिन के लिए हटे थे तो इन्होंने रूल भी कर लिया था, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं महाराणा प्रताप, है ना, ये नाम तो सुना ही होगा, ये शख्स जो है इनका नाम, ये मेवाड़ के हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है, जो महाराणा प्रताप है वो मेवाड़ के हैं ना, राजस्थान के, कहाँ पे है ये, राजस्थान के हैं। तो उनके बारे में देख लेते हैं, महाराणा प्रताप अकबर्स टाइम, ठीक है, यानी कि अकबर के समय के हैं, ठीक है। ये किसके समय के हैं, अकबर के समय की बात हम कर रहे हैं। तो महाराणा प्रताप वॉज द मजिस्टिक रूलर ऑफ मेवाड़ हु फॉट अगेंस्ट अकबर ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। तो ये जो महाराणा प्रताप है वो बहुत ही है ना राजस्वी, मजेस्टिक, एकदम मतलब बढ़िया, है ना, मैजेस्टिक रूलर थे मेवाड़ के, जिन्होंने की है ना अकबर से झगड़ा किया था। ये अकबर के समय के हैं, इसीलिए अकबर से झगड़ा किया, ठीक है। तो महाराणा प्रताप वॉज द मैजेस्टिक रूलर हु फॉट अगेंस्ट, ठीक है, अकबर के विरोध में इन्होंने क्या किया था, झगड़ा किया था। एस अकबर अटैक्ड मेवाड़, है ना, जैसे ही अकबर ने मेवाड़ पर अटैक किया था, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी टुक प्लेस बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप। बहुत बढ़िया, ये एज ए एमसीक्यू आएगा और फिक्स आता है, ठीक है। तो हल्दी घाटी का जो पहला बैटल है वो किसके किसके बीच में हुआ था, द फर्स्ट बैटल ऑफ हल्दी घाटी टुक प्लेस बिटवीन द अकबर एंड महाराणा प्रताप, ठीक है। तो हल्दी घाटी का बैटल जो है वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, ये आपको सिंपली याद रखना है, ठीक है। चलो आगे भी देखते हैं। यहाँ पे अकबर वॉन बट महाराणा प्रताप एस्टेब्लिश हिज पावर इन उदयपुर, सो द स्ट्रगल कंटिन्यू। चलो अकबर जीत तो गया था यहाँ पे, अकबर ऐसा नहीं है कि अकबर जीता नहीं था, अकबर जीत गया था, पर यहाँ पे क्या हुआ, जो महाराणा प्रताप थे वो भी बड़े जिद्दी थे, तो उन्होंने क्या किया, उदयपुर जो कि राजस्थान में, देखो ये महाराणा प्रताप बेसिकली राजस्थान से ही है, ठीक है। तो ये जो उदयपुर में जो राजस्थान है वहां पे इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया, और इसीलिए ना मशक्कत चलती रही, स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू होती रही, है ना, आगे भी इनका झगड़ा होता रहा। आफ्टर द डिफीट ऑफ हल्दी घाटी इन 1576, है ना, अब क्या होते हैं 1576 में इनको हल्दी घाटी पे, जैसे हमने देखा कि अकबर तो जीत जाते हैं ना, मतलब इनको हार मिल जाती है, जो कि 1576 में। अब हल्दी घाटी कब होता है वो भी देखो, यहाँ पे डेट बता दिया गया है कि हल्दी घाटी 1576 में हो रहा है, जिसमें कि अकबर क्या करते हैं, महाराणा प्रताप को हरा देते हैं, ठीक है, इस हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी क्योंकि जहां पे हुआ था, जिस जगह पे, उस जगह का नाम क्या था, हल्दी घाटी था, ठीक है। चलो तो राणा प्रताप टुक द कैपिटल ऑफ गोकुंडा एंड कंटिन्यूड फाइटिंग टिल द एंड। चलो अब क्या हुआ था, राणा प्रताप ने क्या किया, कैपिटल ऑफ गोकुंडा, है ना, टुक द कैपिटल ऑफ गोकुंडा, कैपिटल को ले लिया, और फाइटिंग जो है कंटिन्यू चलते रहे। लेटर ऑन ही मेड चवंद ऑफ दुरंगपुर एज हिज कैपिटल एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 51। चलो उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना जो कैपिटल है ना, वो चवंद ऑफ दुरंगपुर का, है ना, चवंद को कैपिटल बनाया,
और ये 51 की एज में खत्म हो जाते हैं। तो इतना महाराणा प्रताप के बारे में था, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो मैंने कहा स्पेशली आपको यहाँ पे है जो वो मैंने आपको बहुसज्जता के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, मतलब जो इनका किस तरह से जो है ट्रिक बताया हुआ है, ठीक है। अभी तक जो हमने देखा वो सब रूलर्स के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। मुगल एम्पायर में जितने रूलर्स थे और भी कुछ एक्स्ट्रा रूलर्स के बारे में हमने देखा, ठीक है। जैसे कि हमने छत्रपति शिवाजी के बारे में देखा, राणा प्रताप के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि मुगल के समय का जो राजपाट था यानी वो किस तरह से अपने देश को चलाते थे, अब हम उसके बारे में देखेंगे। अच्छा, राजपाट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है, जैसे मोदी जी की एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करता हूँ, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की प्राइस बढ़ा रहे हैं और भी कई सारे तेल की भाव बढ़ाए, जो आप घर में ऑयल यूज करते हो वो एडिबल ऑयल की भी वो प्राइस बढ़ा रहे हैं। मतलब हर एक चीजों की प्राइस बढ़ रही है, ठीक है। मैं मतलब ये बुराई नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि राजपाट करना। जैसे मोदी जी जो है वो इतने अच्छे से राजपाट कर रहे हैं तो उसी को हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो वही हम देखेंगे मुगल के समय में ये जो अकबर थे, हुमायूं थे, वो लोग किस चीज के भाव बढ़ाते थे या फिर वो लोग भाव नहीं बढ़ाते थे, किस तरह से वो अपने राजपाट को करते थे, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सिस्टमेटिकली, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सिस्टमेटिकली एस्टेब्लिश्ड बाय अकबर। मतलब अकबर के पहले जो और भी थे, हुमायूं वो लोग थे, ठीक है, शेरशाह थे, वो लोग भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन तो करते थे, वो लोग भी राजपाट करते थे, पर वो इतना सिस्टमेटिकली नहीं होता था। सिस्टमेटिकली इसको किसने किया, अकबर आए, जैसे ही अकबर आए गद्दी पे, अकबर ने क्या किया, इसको सिस्टमेटिकली एक पूरा सिस्टम वाइज कर दिया, ठीक है, राजपाट को एक सिस्टम वाइज कर दिया। द एम्परर जो है वो मतलब एम्परर मतलब अकबर क्या है, एक एम्परर, ठीक है। और मान लो जैसे मैं बीरबल की आपको एग्जांपल दूंगा, है ना, बाद में दूंगा वो तो। चलो, तो अकबर क्या थे, एक राजा थे, एम्परर थे। तो द एम्परर है ना, एम्परर मतलब अकबर को यहाँ पे बोला जा रहा है, जो भी राजा है उनको एम्परर का नाम दिया गया है, ठीक है। मुगल एम्परर के अंदर यही है। तो द एम्परर वाज द सेंटर ऑफ द रूल एंड हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एम्परर यहाँ पे क्या था, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ओके, इसको पहले हम रफ कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो एम्परर होता है ना, जो भी मतलब मेन एम्परर होता है, वो एम्पर क्या होता है, सेंटर ऑफ द रूल, यानी जो भी चीजें रूल करता है वो सेंटर, यानी रूल करने के वो एकदम सेंटर में बैठा होता है, सेंटर होता था वही। और वो क्या था, वो जितने भी मंत्री थे, है ना, मंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि ग्रुप ऑफ जो मिनिस्टर थी, जो भी मंत्री की ग्रुप थी, उनका भी हेड कौन होता था, एम्परर ही होता था, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। चलो, तो यहाँ पे दो चीज हमने एम्परर के बारे में आपने क्या क्या देखा, अकबर ने इसको सिस्टमेटिकली बना दिया, और जो एम्परर होता था वो सेंटर ऑफ द रूल था और वो हेड ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर भी था, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अ वजीर वॉज अपॉइंटेड टू हेल्प द एम्परर। वजीर मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब कि जो एम्परर की मदद करता था, ठीक है। मैंने मतलब जो भी अकबर की मदद करेगा वो वजीर होगा, जैसे कि अकबर और बीरबल, तो बीरबल उसमें से वजीर होते थे, अकबर क्या होते थे, एम्परर होते थे, ठीक है। आपका होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया ना गाइस, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए और फटाफट वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। वजीर वॉज अपॉइंटेड टू हेल्प द एम्परर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो राजपाट में मदद करने के लिए और एम्परर की मदद करने के लिए कौन भाई किसको मतलब चुना जाता था, अपॉइंट किया जाता था, तो वजीर को अपॉइंट किया जाता था। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द दीवाने वजीर ई कुल, ठीक है। वजीर को और भी क्या बोला जा सकता था, दीवाने वजीर ई कुल भी बोला जाता था, ठीक है। एंड वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ फाइनेंस एंड द रेवेन्यू सिस्टम। तो चलो, ये जो वजीर है ना, वजीर ये किसके मतलब पैसों को लेके जो भी मैटर्स थी, हेड ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस के भी ये मतलब हेड थे, और जो रेवेन्यू सिस्टम के हेड थे, रेवेन्यू सिस्टम का जो एक बंदा हेड था वो भी कौन सा, वजीर ही था, ठीक है। आगे देखेंगे, द हेड ऑफ द आर्मी वॉज कॉल्ड मीर बख्श, ठीक है। तो हेड ऑफ द जो आर्मी होती थी उस समय मतलब आर्मी सोल्जर्स वगैरह होते थे, तो जो आर्मी के ग्रुप का हेड होता था, मेन बंदा होता था, हेड होता था, उस हेड को अपने क्या बोलते थे, मीर बख्श बोलते थे, ठीक है। मीर बख्श कौन है, मतलब हेड ऑफ द आर्मी, जो आर्मी का एकदम मेन होगा ना, मेन सरदार होगा, उसी को क्या बोलेंगे, मीर बख्श बोलेंगे। ही रिक्रूटेड द आर्मी एंड इट्स ऑफिसर, ही सुपरवाइज द विलेज इंटेलिजेंस सिस्टम। चलो, तो ये मीर बख्श का काम क्या होता था, मीर बख्श का फंक्शन क्या है, काम क्या होता था, तो वो आर्मी लोगों को रिक्रूट करता था, है ना, नए नए आर्मियों को अपने अंदर ग्रुप में ऐड करता था। और क्या, रिक्रूट मतलब ऐड करना, ठीक है। तो वो आर्मी लोग को रिक्रूट करता था, लेता था, और क्या करता था, एंड इट्स ऑफिसर, ठीक है, उसके ऑफिसर्स में भी ऐड वो मतलब रिक्रूट करता था। ही सुपरवाइज द इंटेलिजेंस सिस्टम, वो और भी कई सारे जो बड़े बड़े काम होते थे वही वो सुपरवाइज करता था, कौन, मीर बख्श ही करता है, ठीक है। चलो, और क्या देखेंगे, द स्पाइस ऑफ द मुगल एम्परर वर नोन एज वकनवीज। स्पाइस मतलब यहाँ पे जासूस, है ना। तो पहले के टाइम पे पता है गाइस आपको, सिंपल सी बात है, हर एक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में, हर एक मतलब डायनेस्टीज में जासूस भी होते थे, जो कि दूसरे डायनेस्टीज की, राजवंश की जासूसी करके झगड़ा वगैरह होता था ना, इसी तरीके से। तो पहले के टाइम पे जासूस लोग भी होते थे। तो द स्पाइस ऑफ द मुगल एम्पायर, तो यानी कि मुगल एम्पायर के जो स्पाइस होते थे, जासूस होते, जैसे अकबर का जो भी यहाँ पे जासूसी कर मतलब जो भी अकबर का जासूस होगा, ठीक है, उस बंदे को वकनवीज भी बोला जाता है ना, बकनवीज, बक बक करने वाला, ठीक है। ये वकनवीज को आप इस तरह से याद रख सकते हो, बक बक करने वाला वकनवीज, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। और क्या है, देयर वॉज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड मीर ई सामान, है ना, टू लुक आफ्टर द पर्सनल
नीड्स ऑफ द एम्परर, ही वाज आल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट फैक्ट्रीज। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक और बंदा होता था, देखो कितना सिस्टमेटिकली काम चल रहा है अकबर के टाइम पे। एक और बंदा होता था जिसको कि है ना मीर ए सामान बोला जाता है, ठीक है। उस बंदे का जो होता था ना, क्या होता था, उसको किस तरीके से बोला जाता था, मीर ए सामान। जिसका कि क्या काम होता था, उस बंदे का काम होता था एम्परर के, यानी कि राजा के पर्सनल नीड पे, अगर मान लो अकबर को कोई भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है किसी चीज की, तो वो किसको बोलते थे, मीर ए सामान, है ना। जो मीर ए सामान के है ना पोजीशन पे आता था, उस वाले बंदे को अकबर है ना अपने पर्सनल नीड के बारे में, जैसे पानी चाहिए अकबर को, तो कौन लाएगा, मीर ए सामान लाएगा, ठीक है। तो पर्सनल नीड के कौन ध्यान रखता था अकबर के, तो मीर ए सामान, ठीक है। अकबर मतलब एम्परर के, ठीक है, एम्परर के। ही वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट फैक्ट्रीज, और जो गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज है उसका भी हेड कौन होता था, मीर ए सामान। तो मीर ए सामान का दो काम है, एक तो एम्परर के पर्सनल नीड पे, यानी कि पानी वानी चाहिए तो वहां पे ध्यान देता था मीर ए सामान, और एक उसका क्या काम था, जो फैक्ट्रीज का जो हेड होते हैं, मतलब जो जितनी भी फैक्ट्रीज थी उसका हेड कौन था, मीर ए सामान ही था, ठीक है। द हेड ऑफ द जुडिशरी वॉज काजी। बहुत बढ़िया। तो ये लास्ट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो जुडिशियरी का, जुडिशियरी माने ग्रुप ऑफ जजेस, है ना। ग्रुप ऑफ जजेस क्या होता है, जुडिशियरी होता है, ठीक है। तो जो ग्रुप ऑफ जजेस का मतलब, यहाँ पे चलो मैं रफ कर देता हूँ पहले इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसको। तो ग्रुप ऑफ जजेस है ना, यहाँ पे जुडिशियरी का मतलब ही क्या गाइस होता है, जुडिशियरी मतलब होता है जज होते हैं ना, जो जज लोग जो न्याय देते हैं। तो जज लोग का जो ग्रुप था उसको, ये प्लूरल फॉर्म है जुडिशियरी। तो जुडिशियरी का जो हेड होता था, जो मेन होता था, उसको क्या बोला जाता था, काजी, है ना। उसको क्या बोला जाता था, काजी बोला जाता था। तो यहीं पे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा होता है। चलो आइए अभी हम देखते हैं मुगल रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं गाइस, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मुगल राजपाट में जो रेवेन्यू, वो लोग को किस तरह से पैसे है ना, रेवेन्यू किस तरह से वो लोग जनरेट करते थे, अपने पूरे साल का जो पैसे है वो किस तरह से जनरेट करते थे, अभी हम देखेंगे, वो देखेंगे, ठीक है। अकबर इंट्रोड्यूस्ड अ रेवेन्यू सिस्टम व्हिच वाज नोन एज अ मनसबदारी रेवेन्यू सिस्टम। द फाउंडर ऑफ अकबर्स रेवेन्यू सिस्टम वाज टूडरमल। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अकबर ने ही इस नए रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, है ना। जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको अकबर ने इंट्रोड्यूस किया, है ना, जिसको कि मनसबदारी सिस्टम बोला जाता था। कौन सा सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम बोला जाता था, जिसका ज्ञान अकबर का जो ये रेवेन्यू सिस्टम का फाउंडर है, मतलब इस मनसबदारी सिस्टम को किसने फाइंड किया था, तो फाउंडर के जो फाउंडर है उसका नाम क्या है, टूडरमल। टूडरमल बंदे का एक टूडरमल नाम का एक बंदा है, उसी बंदे ने इस, है ना, रेवेन्यू सिस्टम को, अकबर का जो ये रेवेन्यू सिस्टम है, मनसबदारी रेवेन्यू सिस्टम है, उसको इस टूडरमल ने ही फाइंड किया था, ठीक है। द रेवेन्यू रेट वाज 1/3, है ना, यहाँ पे आप ध्यान दो, 1/3 ऑफ द एनुअल, है ना। तो यहाँ पे रेवेन्यू रेट कैसा है, साल का 1/3 पार्ट है, ठीक है गाइस। यानी कि जो ये लोग को रेवेन्यू मिलता था वो 1/3 बेनिफिट इसमें से मिलता था, यानी पूरे में से, है ना, जो ये लोग का रेवेन्यू वाले पूरा देते थे उसमें से 1/3, यानी कि जैसे आप मान लो केक का कोई आपने 3 पीस बनाया, 3 पीस में से आपको अगर 1 पीस मिलता है उसी को 1/3 बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द रेवेन्यू रेट वाज 1/3 ऑफ द एनुअल, है ना। पूरे साल में रेवेन्यू का रेट क्या होता था, 1/3 प्रोड्यूस होता था, ठीक है। मनसबदारी सिस्टम वाज सिंक्ड विद द आर्मी एज वेल एज द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। तो मनसबदारी सिस्टम है जो किसके किसके साथ जुड़ा था, सिंक था, सिंक मतलब जुड़ना, किसके साथ जुड़ा हुआ था, आर्मी से, है ना, आर्मी से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये जुड़ा हुआ था। मनसबदारी सिस्टम किससे जुड़ा हुआ था, आर्मी से, आर्मी से तो ठीक है, बट यहाँ पे रेवेन्यू से तो जुड़ा ही होगा, ठीक है। चलो और क्या यहाँ पे, मनसब मीन्स जागीर, है ना, एंड मनसबदार वाज कंसीडर्ड एज द चीफ ऑफ द जागीर, ही कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द जागीर। चलो तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो मनसब का मतलब होता है जागीर, और मनसबदार का मतलब होता है चीफ ऑफ जागीर, यानी कि जागीर के ऊपरी वाला लेवल, ठीक है। जागीर के ऊपरी वाला जो लेवल होगा वो मनसबदार होगा, और मनसब मतलब होगा जागीर, और जागीर के ऊपरी वाला जो लेवल होगा, है ना, जो हेड होगा इस मतलब जागीर का जो हेड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मनसबदार, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मनसबदार का काम क्या होता था, वो जागीर से, है ना। मैं ये चलो इसको पहले पूरा रफ कर देते हैं, बहुत ही यहाँ पे डर्टी पॉलिटिक्स दिख रहा है, एकदम बेकार दिख रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। चलो गाइस, तो यहाँ पे देखेंगे तो मनसब कौन है, मनसब का मतलब जागीर, और मनसबदार मतलब हेड ऑफ जागीर, है ना। मनसबदार मतलब क्या हो जाएगा, ये हेड हो जाएगा, जागीर का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। तो यहाँ पे मनसबदार का काम क्या है, देखो जागीर का काम होता था पैसे, है ना, लेना, लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करता था, और फिर बाद में मनसबदार का काम क्या होता था, इस जागीर से पैसे को कलेक्ट करने का काम मनसबदार का होता था, ठीक है। तो मनसब का काम होता था रेवेन्यू कलेक्ट करना, और इस मनसबदार का काम क्या होता था, इससे, है ना, जागीर से वापस से पैसे लेना, यानी मनसब से पैसे लेने का काम होता था मनसबदार का, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे क्या देखेंगे, द मुगल मनसबदारी सिस्टम वॉज यूनिक इन द वर्ल्ड एंड हाईएस्ट पेड, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो था ना मनसबदारी सिस्टम, वो पूरी दुनिया का सबसे यूनिक है ना, रेवेन्यू सिस्टम पूरी दुनिया का यूनिक इन द वर्ल्ड है, और हाईएस्ट पेड, है ना, हाईएस्ट पेड इन द वर्ल्ड, है ना, पूरी दुनिया का हाईएस्ट पेड है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अभी हम, तो ये भी हो गया।
अभी देखेंगे मुगल एम्परर में जो कल्चरल था, ठीक है, यहाँ पे कल्चर यानी जो संस्कृति थी किस तरह से। आज की संस्कृति क्या है, लोग नैरो पैंट पहनते हैं, प्रिंटेड शर्ट पहनते हैं, है ना, स्पाइसी बाल होते हैं, तो आज की तो ये संस्कृति है। बट जो मुगल एज की संस्कृति थी, है ना, उस संस्कृति यानी कल्चर, है ना, संस्कृति मतलब क्या होता है, कल्चर, है ना, यहाँ पे रहने का तरीका। तो मुगल एज का जो कल्चर था, रहने का तरीका था, वो कैसा है अपने वो देखते हैं। तो ड्यूरिंग मुगल एज हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर मिंगल्ड विद ईच अदर, इट इज ऑल्सो नोन एज गंगा जमुना कल्चर। बहुत ही बढ़िया। तो मुगल एज में क्या होता था, है ना, स्पेशली अकबर के समय में, तो मुस्लिम और हिंदू कल्चर साथ में मिंगल हो गए थे। मिंगल मतलब मिल गए थे, ठीक है, एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे एक दूसरे के साथ, और क्या होता था, इसीलिए उसको गंगा जमुना कल्चर बोला जाता था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ड्यूरिंग मुगल एज हिंदू एंड कल्चर, ठीक है, मिंगल्ड मतलब घुल मिल गए थे विथ ईच अदर, इट इज ऑल्सो नोन एज गंगा जमुना कल्चर। इसको हम गंगा जमुना कल्चर भी बुलाते हैं। द मुगल एस्टेब्लिश्ड मैनी फोर्ट, पैलेसेस, गेट्स, मॉस्क एंड गार्डन्स। चलो मुगल ने क्या क्या बनाए थे, किले बनाए थे, फोर्ट्स बनाए, प्लेसेस बनाए थे ना, कई सारे महल बनाए थे, गेट्स बनाए थे, मॉस्क बनाए थे और गार्डन्स भी बनाए थे। चलो ये देखते हैं अभी क्या क्या किसने बनाया था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाबर सेटअप गार्डन इन आगरा एंड लाहौर। तो बाबर ने गार्डन्स बनाए थे, है ना, बाग बनाए थे, कहाँ कहाँ पे, आगरा और लाहौर में बनाए थे। शेरशाह बिल्ड टुम्ब एट सासाराम, ठीक है, शेरशाह ने क्या बनाया था, टुम्ब बनाया था सासाराम में, एंड मॉस्क इन दिल्ली, ठीक है। तो शेरशाह ने दिल्ली में एक मॉस्क बनाया था और एक टुम्ब बनाया था। अच्छा, टुम्ब मतलब क्या होता है गाइस, तो मैंने 4th चैप्टर में ये सब डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्लीज आप 4th चैप्टर का सेकंड पार्ट देखिए, तो ये सब आपको फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको पूरा ये सब पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, अकबर बिल्ड द फोर्ट ऑफ आगरा, ठीक है, अकबर ने क्या बनाया था, आगरा का फोर्ट बनाया था, है ना, आगरा फोर्ट है वो अकबर ने बनाया था। फतेहपुर सिकरी एंड बुलंद दरवाजा, सलीम चिश्ती मॉस्क एंड पंचमहल इन द मेमोरी ऑफ विक्टिम ओवर गुजरात, ठीक है। तो अकबर ने और भी क्या बनाया था, ये सब जो चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं वो सब अकबर के द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ तो और भी अच्छा दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अभी हम देखें, द टाइम ऑफ शाहजहां इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज, ठीक है। तो शाहजहां का जो समय है वो गोल्डन एज माना जाता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि उन्होंने ताजमहल बनाया था, और ताजमहल दुनिया का एक अजूबा है ना, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से वो भी एक आता है ताजमहल, ठीक है। और इन्होंने मोटी मस्जिद, आगरा में मोटी मस्जिद बनाई थी, और दिल्ली का जो लाल किला है, देखो जहाँ से मोदी जी झंडे को फरकाते हैं ना, वो भी किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। यानी कि मोदी जी को है ना शाहजहां का बहुत ही बड़ा एहसान होना मानना चाहिए, ठीक है। औरंगजेब ने और क्या बनाया था भाई, औरंगजेब बिल्ड टुम्ब, है ना, औरंगजेब ने क्या बनाया था, टुम्ब ऑफ रबीर उद दौरान, ठीक है, बीबी का मकबरा जिसका। अच्छा, टुम्ब मतलब क्या होता है वो सब मैंने 4th चैप्टर में बताया, तो आप वहाँ पे जाके देखिए। टुम्ब मतलब होता है, बेसिकली मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। टुम्ब मतलब होता है जैसे वहाँ पे कोई इंसान मर जाता है तो वो कहीं दूसरी जगह पे उसकी जो बॉडी नहीं होती तो उसकी याद में है ना उसका वो बना देते हैं, मकबरा बना देते हैं, ठीक है। वो मैंने वहाँ पे आगे नेक्स्ट चैप्टर में पिक्चर के साथ आपको दिखाया, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक हो गया। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं कि उस समय का, है ना, यहाँ पे देखो गाइस मैंने ऊपर सबके पेज नंबर भी आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर आप 17 खोलोगे अपने GSEB क्लास 7 न्यू टेक्स्ट बुक, तो वहाँ पर आपको ये सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलो, हम देख रहे थे अभी वो सब देख लिया। अभी देखेंगे पेंटिंग, लिटरेचर और म्यूजिक के बारे में हम देखेंगे, और ये हमारा लास्ट होगा, ठीक है। यहीं पे हमारा चैप्टर पूरा होगा। चलो आइए देख लेते हैं। तो पेंटिंग वर हाईली प्रोग्रेस्ड इन द टाइम ऑफ जहांगीर। चलो, जहांगीर के समय में सबसे ज्यादा पेंटिंग, क्योंकि जहांगीर खुद भी एक है ना बहुत ही ज्यादा पेंटर लवर थे, ठीक है, पेंटिंग लवर थे, सॉरी, मतलब जहांगीर की क्या करते थे, पेंटिंग इनका एक फैसिनेशन था, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगता था जहांगीर को पेंटिंग करना। तो इसीलिए जहांगीर के समय में पेंटिंग का बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस हुआ था। अकबर टाइम देयर वाज अ ग्रेट पेंटर नेम जसवंत एंड बासवान, ठीक है। तो अकबर के समय में, अब जहांगीर की बात नहीं हो रही, अकबर के समय में 2 पेंटर थे। पेंटर का नाम क्या था, जसवंत एंड बसावन, ठीक है, जसवंत एंड बसावंत। ये किसके समय के पेंटर है, अकबर के समय के पेंटर है। दे पेंटेड ब्यूटीफुल पिक्चर इन पर्शियन स्टोरीज, बुक ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत एंड अकबरनामा, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग की है, जैसे कि आप जो महाभारत देखते हो, है ना, महाभारत और अकबरनामा है, और ये जो है, तो ये जो आपने महाभारत में आप जो पिक्चर देखते हो राम की और लक्ष्मण की, ये जो पिक्चर की गई है, ठीक है, तो वो किसने पेंट वगैरह की है, जसवंत और बसवान ने की गई है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। जहांगीर पेंटर, है ना, नेम्ड मंसूर वाज वर्ल्ड फेमस। चलो, तो जहांगीर के समय एक पेंटर था मंसूर, है ना, ये जहांगीर वैसे खुद भी पेंटिंग लवर थे, इनको बहुत ज्यादा ड्राइंग वगैरह अच्छा लगता था। तो जहांगीर के समय का जो एक पेंटर है वो मंसूर है, और जो अकबर के टाइम का पेंटर है वो जसवंत और बसवान है, ठीक है। तो जहांगीर के समय का पेंटर कौन है, मंसूर, ठीक है। चलो, अभी लिटरेचर की बात करते हैं हम मुगल एज में। तो यहाँ पे क्या बोला, ड्यूरिंग मुगल पीरियड मैनी लिटरेचर वॉज क्रिएटेड इन पर्सियन, अरेबिक, हिंदी एंड उर्दू एंड इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। तो मुगल पीरियड में बहुत सारे लिटरेचर यानी कि बुक्स वगैरह, है ना, तो बहुत सारे लिटरेचर बनाए गए थे, पर्सियन लैंग्वेज, अरेबिक, हिंदी और अदर लैंग्वेज में बनाए गए थे, ठीक है। अबुल फजल हैज रिटन बायोग्राफी ऑफ अकबर नेमली अकबरनामा, ठीक है। तो अबुल फजल नाम का एक बंदा है,
और इस बंदे ने क्या लिखा है, एक अकबर पर है ना बायोग्राफी लिखा हुआ है। अकबर पर क्या लिखा है, एक बायोग्राफी, अकबर के बारे में। बायोग्राफी मतलब होता है कि अकबर की पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में लिखा हुआ है, और इस बुक का नाम क्या दे दिया है, अकबरनामा। तो अकबरनामा बुक जो है, इसके अंदर अकबर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, लाइफ के बारे में, अकबर की बायोग्राफी है, जो कि लिखा किसने है, अबुल फजल ने, है ना। अबुल फजल के नाम के बंदे ने लिखा हुआ है इस अकबरनामा को, और ही ट्रांसलेटेड द महाभारत। और अबुल फजल ने और भी किया हुआ है महाभारत को, है ना। ये जो अबुल फजल नाम का बंदा है, इसने महाभारत को भी ट्रांसलेट किया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक और देखेंगे, एकनाथ ज्ञानेश्वर एंड स्वामी रामदेव कंपोज्ड डिवोशनल लिटरेचर इन मराठी, ठीक है। तो ये 3 बंदे हैं जिन्होंने मराठी के अंदर, है ना, लिटरेचर बनाए थे। अब म्यूजिक की बात करेंगे, जो कि बहुत ही छोटा है। तो म्यूजिक की बात आपको इतना ही रखना है कि अकबर वॉज जो है, अकबर खुद भी एक, है ना, पेंटिंग में। अच्छा यहाँ पे देखो कितना अच्छा मैंने ये इमोजीज लिया हुआ है गाइस, ठीक है। तो इसीलिए यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं पार्ट आगे वाले चैप्टर से फटाफट लेके आऊँगा। इससे क्या होता है ना गाइस, मेरे को मोटिवेशन आप देते हो, ठीक है। चलो, तो अकबर वॉज एक्सपर्ट ऑफ म्यूजिक, है ना। अकबर जो है वो म्यूजिक का बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था, है ना। और क्या यहाँ पे बताया गया है, द ग्रेट क्लासिकल सिंगर तानसेन। चलो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि तानसेन भाई जो हैं, है ना, तानसेन अकबर के समय का जो एकदम ग्रेट म्यूजिशियन है वो कौन है, तानसेन। तान है ना, तानसेन क्या थे, अकबर के समय का एक बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियन है, वॉज वन ऑफ द नवरत्न, है ना। ये एक अकबर के टोटल 9 रत्न थे, ठीक है, जिसमें से बीरबल भी एक होते थे। तो ये 9 रत्न में से तानसेन भी अकबर का एक क्या था, नवरत्न था, ठीक है। तो तानसेन कौन है, अकबर के टाइम का एक म्यूजिशियन है, जो कि अकबर का एक नवरत्न के अंदर से आता था, ठीक है। चलो यहाँ तक हमारा वीडियो पूरा होगा, यहीं पे हमारा चैप्टर पूरा हुआ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना।